दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारी क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, इसके अंतर्गत हमारा छठा चैप्टर चल रहा था। तो उसका आज जो लेक्चर आपका होने वाला है, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और ये आपका छठे चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी कि इस लेक्चर को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आप लोग का छठा चैप्टर होगा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और इसका नोट्स भी बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया गया है। तो उसे जा करके आप लोग देख सकते हैं, साथ ही में डाउनलोड भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक, तो ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए और साथ ही में इसके नोट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में आने वाली वीडियोज़ को लाइक करें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। हमारा जो लेक्चर नंबर 7 होने वाला है उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मानव जीनोम के बारे में। यानी कि जो मानव जीनोम होता है जिसकी परिभाषा को हम लोग इससे पहले यानी लेक्चर नंबर 6 में देखा था, उसको हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग आंसर्स में आ जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। उसके बाद फिर जो आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का वो आपका हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक, तो उसे भी आप लोग ध्यान से देखना ताकि आप लोग का एक भी पॉइंट यहाँ से मिस ना हो। ठीक, और बाकी की जो भी चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं मेरा टाइम को वेस्ट करते हुए। तो मानव जीनोम क्या होता है उसको समझने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि जो मानव जीनोम है उसके बारे में सर्वप्रथम जो मानव जीनोम है प्रोजेक्ट की जो न्यू की बात करें तो नील डासट ने 1983 से 84 ईस्वी में रखा था। ठीक, तो जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसकी न्यू किसने रखी थी? नील डासट ने रखी थी। ठीक, तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, उसकी परिभाषा किस प्रकार से होती है उसको समझो कि वह परियोजना है जो मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है इसे हम लोग महापरियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो वह परियोजना जिसमें मानव में विभिन्न डीएनए अणु में उपस्थित, यानी कि जो मानव के जो डीएनए अणु में उपस्थित जीन होते हैं उनका क्रम का पता लगाना, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं आपके डीएनए अणु में उसको पता लगाना, साथ ही में उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात करके मानव में जो जैव सूचनाएं होती है उनको प्राप्त करने का या फिर कह सकते हैं जानने का प्रयास करना ही आपका मानव जीनोम कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा की अगर बात होगी तो आप लोग ये परिभाषा आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो हमारा जो है HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो आपका है के लिए सर्वप्रथम अमेरिका के जो ऊर्जा विभाग था उसने क्या बनाया था? HGP का लोगो तैयार किया था। सर्वप्रथम HGP का लोगो किसने तैयार किया था? अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने किया था। उसके बाद फिर बहुत सारे जितने भी देश थे उन सभी देशों में क्या हुआ? HGP प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, यानी कि सभी देशों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो हमारा अगला पॉइंट है HGP के अंतर्गत ही प्रथम बार मानव के, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो HGP प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसके द्वारा ही, यानी कह सकते हैं उसके अंतर्गत ही जो मानव जानते हैं आप लोग, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसका जो 22वां गुणसूत्र होता है उसके डीएनए श्रृंखला के पूरे क्रम को पता लगाया। ठीक, HGP के तहत ये सारी चीज़ें हो रही थी। सन 1900 में प्रकाशित किया गया, यानी कि उसके जो आपका 22वां गुणसूत्र होता है उसके डीएनए के बारे में सर्वप्रथम जितनी भी जानकारी थी वो सभी चीज़ों को पता लगाया गया, साथ ही में 1900 में वो सारी चीज़ें प्रकाशित कर दी गई। अगला जो पॉइंट है आपका, इसके बाद 2004 ईस्वी में पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला को ज्ञात किया गया, यानी कि 2004 में क्या हुआ, जितनी भी आपकी मानव जीनोम श्रृंखला थी उनको ज्ञात किया गया जिससे मानव के पूर्ण आनुवंशिक चित्रण किया गया, साथ ही में और क्या क्या चीज़ें हुई, चित्रण किया गया जिससे मानव के पूर्ण आनुवंशिक चित्रण स्पष्ट किया गया, अर्थात मानव में जितने भी जीन थे और उनमें समानता और विवरण भी जाना गया, यानी कि जो मानव में जो जीन थे उनके बीच में क्या समानताएं थी क्या असमानताएं थी उनको जाना गया, साथ ही में उनका क्या वितरण था उन सभी चीज़ों को जाना गया, किस प्रकार से आपके जीन आपके डीएनए में उपस्थित होते हैं उन सभी चीज़ों को पता लगाया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसका क्या लक्ष्य है या फिर कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको मानव जीनोम प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य क्या था उसको समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहला उपयोग था उसका या कह सकते हैं उद्देश्य था वो आपका था कि विभिन्न जातियों के विकास के क्रम को ज्ञात करना, यानी कि जितनी भी आपकी जातियां हैं पृथ्वी पर वो विकास उनका किस प्रकार से हुआ, उनका क्रम क्या था, उस क्रम को ज्ञात करने के लिए ही मानव जीनोम जो लक्ष्य था उसको लाया गया था। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका है असाध्य रोगों को ठीक करना, यानी कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका उपचार अभी भी संभव नहीं है, तो उन रोगों को ठीक करने के लिए भी ये लक्ष्य अपनाया गया। असाध्य रोग जैसे कि आप लोग कैंसर वगैरह देखते होंगे तो ये कैसा है, एक असाध्य रोग, यानी कि ये दवाई वगैरह से आसानी से ठीक नहीं होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला जो है आपका पॉइंट है मानव की जैविक सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत करना, यानी कि कंप्यूटरीकृत करना, यानी कि जो मानव की जो जैव सूचनाएं होती हैं उनको क्या करना, कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत करना। अगले पॉइंट की ओर बढ़े हम लोग तो अगला आपका पॉइंट है कि गुणसूत्रों में स्थित जीन के क्रमों, यानी कि जो आपका गुणसूत्र होता है उसमें स्थित जो जीन होते हैं उनके क्रमों का पता लगाना है कि किस क्रम में आपके गुणसूत्र में जीन उपस्थित हैं। ठीक, और साथ ही में उनकी जो संरचना है किस प्रकार से वो भी पता लगाना, और जो जीन उपस्थित हैं वो उनका कार्य क्या है या फिर ये क्या लक्षण दर्शा रहे हैं उन सभी चीज़ों को पता लगाना इसका उद्देश्य था। ठीक, अगले पॉइंट की ओर बात करें उच्च संरचित जीनों को पहचानना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो मानव जो होता है उसमें लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं, तो उनमें जो उच्च संरचित जीन होते हैं जो अच्छे जीन होते हैं उनको पता लगाना भी इसका उद्देश्य था।
अगला पॉइंट है आपका अनेक जीवों के जीनोम का चित्रण करना, यानी कि जितने भी आपके जीव थे उन सभी जीवों के जीनोम का चित्रण करना ही इसका उद्देश्य था। तो ये हो गई उद्देश्य की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट था उसकी उपयोगिता क्या थी, या फिर कह सकते हैं कि जब मानव जीनोम प्रोजेक्ट अगर संपूर्ण होगा तो उससे क्या क्या लाभ होंगे वो समझ लीजिए। तो रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना इसका पहला जो कह सकते हैं कि जो रोग उत्पन्न करने वाले, अगर ये जो मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है अगर ये पूर्ण रूप से सफल हुआ तो हम लोग क्या पता लगा कर पाएंगे कि जो आपके रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियोटाइड है उनका हम लोग पता लगा पाएंगे, ताकि हम लोग उसे ठीक भी कर सके। ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका मानव या फिर मानव समूह की जो आनुवंशिक वंशावली है उसको निर्धारित करने में भी ये सहायता प्रदान करेगा हम लोग को, अगर ये जो प्रोजेक्ट है वो अगर सफलतापूर्वक अगर पूर्ण हुआ तो। ठीक। फिर अगला पॉइंट है आपका आनुवंशिक रोगों को पहचान करना, यानी कि जो आनुवंशिक रोग होते हैं जैसे कि आप हीमोफीलिया जान सकते हैं, वर्णांधता वगैरह जो रोग होते हैं उनको पहचान करने में भी सहायता होती है कि अगर कि वो आनुवंशिक रोग हैं वो किस प्रकार से ठीक होंगे, उनको सभी चीज़ें आपकी मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आती हैं। अगला पॉइंट है आपका डीएनए अंगुली छाप करके अपराधी की पहचान करने, यानी कि जब डीएनए की भी सहायता से क्या करेंगे हम लोग अंगुली छापन या फिर कह सकते हैं फिंगरप्रिंट करके अपराधी की पहचान करने में भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मानव जीनोम प्रोजेक्ट अगर पूर्ण रूप से सफल हो जाता है तो हम लोग जिस प्रकार चाहें उस प्रकार का संतान प्राप्त कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं पैदा कर सकते हैं, और साथ ही में जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगला जो आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मानव जीनोम प्रोजेक्ट का, वो है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं हम लोग को ज्ञात करनी है। तो मानव जीनोम में अगर हम लोग बात करें तो 3 बिलियन से भी अधिक न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक। 3 बिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन आप लोग जानते होंगे उसमें 10 लाख होता है, तो 3 बिलियन जो 3 बिलियन होता है वो 1 मिलियन से बहुत अधिक होता है। तो उतने ही आपके क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि जो एक मानव जीन की बात करें तो उसमें लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सबसे बड़ी जो जीन होती है इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मानव की सबसे बड़ी जीन होती है वो होती है आपकी डिस्ट्रोफिन में लगभग कितने मिलियन क्षारक युग्म का अनुक्रम होता है, वो होता है आपका 2.4 मिलियन क्षारकों का अनुक्रम होता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो मानव जो जीनोम होता है उसमें लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं, और जीनोम का लगभग 2% जो भाग होता है वो प्रोटीन कोडिंग के लिए उपयोगी होता है। ठीक। तो ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मानव जीनोम तैयार करने हेतु क्या हम लोग सैंपल किस प्रकार से लेते हैं कि मानव जीनोम को प्राप्त करें, तो सैंपल आपका होता है WBCs और अथवा मस्तिष्क जो आपका होता है उसमें ऊतक जो होता है ऊतकों से डीएनए को लिया जाता है, तभी जाकर के हम लोग इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आप लोग का मानव जीनोम प्रोजेक्ट। अब हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग अंगुली छापन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझिए। डीएनए का एंडो न्यूक्लियज एंजाइम की सहायता से, यानी कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो आपका होता है उसको हम लोग जब एंडो न्यूक्लियज एंजाइम जो आपका होता है ये क्या करता है, जब उस पर डीएनए पर डालते हैं तो ये डीएनए को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक। ये कह सकते हैं विदलन कर देता है, तोड़ना है फिर विदलन करना ही आपका ये कहलाता है। ठीक। विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डीएनए का एंडो न्यूक्लियज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा ही किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो ये हो गई आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा। अब बात कर लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सर्वप्रथम खोज किसने करी उसको देख लेते हैं। तो इस तकनीकी की खोज सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। अब यह क्या है, कानूनी रूप से वैध है, क्योंकि आजकल ये बहुत सारी चीज़ों में ये उपयोग किया जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, अनेक चीज़ों को पता लगाने में। दूसरा आपका पॉइंट क्या है इसमें, प्रत्येक जीव का जो डीएनए होता है उसकी संरचना अलग होती है, साथ ही में जो आनुवंशिकता होती है विशिष्ट होती है, और साथ ही में सब अन्य जीवों से अलग होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी का डीएनए हर व्यक्ति का डीएनए जो होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक। और उनकी संरचना भी अलग अलग होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या क्या विधि अपनाते हैं उसको समझो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को पृथक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुक्राणु रक्त या फिर कंकाल से क्या ले लेंगे, डीएनए ले लेंगे। ठीक। निकाल लेंगे। उसके बाद फिर डीएनए को हम लोग काटेंगे किसकी सहायता से, एंडो न्यूक्लियज एंजाइम द्वारा। फिर जेल विद्युत कण संचालन द्वारा हम लोग उसको संचालित कर लेंगे। फिर जो प्रोब होगा प्रोब का VNTRS के साथ जोड़ देंगे, और उसके बाद फिर फिंगरप्रिंट निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है अगर दूसरे व्यक्ति से जिससे भी हम लोग मैच कराना चाह रहे हैं। तो फिर मान लीजिए फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तो नहीं मैच हो रहा है, तो पता चल जाएगा कि मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है उसका महत्व क्या होता है। तो सबसे बड़ा महत्व जो आपका होता है पैतृत्व निर्धारण का। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए बचपन में खो गया, तो अगर बाद में क्या होता है 2-3 दावेदार हो जाते हैं बच्चे की कि ये मेरा बेटा है मेरा बेटा है, तो उसको क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा देते हैं, और जिसका बेटा होगा
होगा उससे वो मैच कर जाएगा उसका डीएनए, और जिसका नहीं होगा उससे मैच नहीं करेगा। तो इससे ये चीज़ पता चल जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका होता है व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में। ये मान लीजिए कोई भी अपराध होता है, हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में क्या होता है, दोषी को हम लोग पहचान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से, और जो निर्दोष होता है उसको हम लोग भी पहचान लेते हैं कि निर्दोष है। अगला जो आपका पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट इसका, कि बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी कि मान लीजिए बाढ़ भूकंप वगैरह में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो उनकी पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता ली जाती है। तो यहाँ तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। जितने भी आपके विधि थी उन विधियों को समझा, डीएनए फिंगरप्रिंट की परिभाषा को समझा, उसकी खोज किसने की उसको समझा, फिर डीएनए फिंगरप्रिंट के महत्व को समझा। तो यहाँ तक आप लोग का पूर्ण रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समाप्त हो गया है, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।